हाँ तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के बारे में। दोस्तों हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है तथा अब हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको आज के दिन अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यानी दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों आशा है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा तथा आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हेनरी का नियम लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 2017, 18, 22 और 24। दोस्तों इतनी बार एग्जाम में आया है तो आप सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट होगा है दोस्तों हेनरी का नियम क्या है, कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होता है। यानी दोस्तों इसकी आप एक और परिभाषा भी लिख सकते हो, जैसे एक और परिभाषा है किसी गैस के लिए दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। नहीं दोस्तों कोई भी गैस है उसके लिए दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। एक जो अगर आप चाहो तो ये परिभाषा भी याद कर सकते हो और जो मैं बोल रहा हूँ वो वाली भी याद कर सकते हो। दोस्तों दोनों परिभाषा सरल ही है। स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता यानी दोस्तों जब तापमान स्थिर होता है तो कोई गैस है, कोई भी गैस उसके द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस के आंशिक वाष्प दाब में दोस्तों जो गैस के आंशिक जो वाष्प दाब लगाते हैं अपन उसके समानुपाती होता है। और इसका सूत्र क्या है अपने पास, ये है अपने पास सूत्र P बराबर के एच एक्स। दोस्तों इसमें के एच, इसमें जो एक के एच है ये स्थिरांक है तथा ये जो एक्स है ये सांद्रता है। दोस्तों किसी भी चीज की सांद्रता या दोस्तों घुलने का गुण उसे ही ये एक्स कहा गया है दोस्तों। ठीक है, अब अपने पास अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मोलरता किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए। यानी दोस्तों मोलरता के बारे में पूछा है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी दोस्तों कोई भी विलियन है उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और दोस्तों 1 लीटर विलियन में अपन जितने विलेय के मोल बोल सकते हैं दोस्तों उसको ही मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और इसका ये क्या दे रखा है हमें, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ दोस्तों मात्रक है। इसका मात्रक क्या है, मोल लीटर इनवर्स। और अगर इसका फॉर्मूला भी पूछ ले तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ दोस्तों। मोलरता मोलरता बराबर होता है WA इंटू 1000 अपॉन में WB इंटू, दोस्तों WB नहीं मोलरता नहीं है दोस्तों, ये मोलरता है, इसलिए अपन को सूत्र लिख देता हूँ मैं WA इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा अपने MA इंटू मोलरता है तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने आयतन। आयतन को V से भी दर्शा सकते हैं और दोस्तों ml में लेना है अपन को आयतन। ठीक है, ये होता है अपने मोलरता का सूत्र दोस्तों ये भी अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो ये भी लिख लेना। ठीक है, तो अपने पास अगला आता है तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मोलरता किसे कहते हैं। दोस्तों अब मोलरता किसे कहते हैं, तो दोस्तों मोलरता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। यानी दोस्तों 1 किलोग्राम विलायक है उसमें घुले गए मोलों की संख्या। दोस्तों ये परिभाषा और ये परिभाषा सेम ही रहना है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर जल लिया हुआ है और यहाँ किलोग्राम, यानी दोस्तों यहाँ पर ठोस चीज ली हुई है कोई भी, तो एक, और दोस्तों इसमें विलियन लेना है ये आवश्यक आप, क्योंकि दोस्तों काफी लोग इसमें गलती करते हैं की जगह कि ये जो ऊपर वाला है इसमें विलियन लिखना है और नीचे वाला है इसमें विलायक लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दी थी उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आया था कि विलियन और विलायक दोनों अलग अलग लिखने, डेफिनेशन समान थी तो मैंने इसी प्रकार से लिख दिया था, तो आप ध्यान रखना। 1 किलोग्राम विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोलरता किसे कहते हैं ये हो गया अपना। दोस्तों अब मोलरता का मात्रक मोल केजी इनवर्स। दोस्तों उसमें मोल लीटर इनवर्स है और इसमें मोल केजी इनवर्स है, क्योंकि दोस्तों
मोलरता पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोलरता यानी द्रव की चीज होगी, तो ये इसमें लिटर इनवर्स आएगा और इसमें केजी इनवर्स आएगा, और मोल तो दोनों में आएगा इसे। अब अगला है अपने पास मोलरता और मोललता में ताप का प्रभाव किस पर पड़ता है और क्यों। दोस्तों यानी मोलरता और मोललता में ताप का प्रभाव किस पे पड़ता है और किस पे नहीं पड़ता और क्यों पड़ता है, ये पूछ रहा है मतलब। तो पर मोलरता ताप से प्रभावित होती है, यानी दोस्तों जो मोलरता होती है ताप से प्रभावित होती है क्योंकि ये आयतन पर आधारित होती है, जबकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि यह द्रव्यमान पर आधारित होती है। यानी दोस्तों जो मोलरता होती है ये तापमान पर निर्भर करती है दोस्तों, क्योंकि ये तरल पदार्थ है, ये गर्म होगा तो दोस्तों उड़ने की संभावना। अब दोस्तों ठोस होगा वो गर्म हो जाएगा तो वो क्या वाष्पधरी बन जाएगा क्या, वो तो ऐसा ही रहेगा। और दोस्तों जो द्रव होगा वो अगर गर्म होगा तो वो वाष्प बन के उड़ सकता है, तो इससे मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा तथा मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये कारण भी लिख देना। ठीक है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा है 17, 18, 24। दोस्तों मतलब जितने भी प्रश्न लाया हूँ इनके नीचे ये भी लिखे हुए हैं कि किन किन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये यूपी, एमपी और राजस्थान के लिए दोस्तों। ठीक है, अब अपने पास अगला आता है राउल्ट का नियम। दोस्तों राउल्ट का नियम ये एक और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये सब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 साल पूछा गया और 3 बार, और दोस्तों एक आधी बार और होगा जो पूछा गया होगा वो छूट गया होगा, पर काफी बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सोच सकते हो आप कितनी बार कितने इंपॉर्टेंट होगी। राउल्ट का नियम लिख लिए। किसी आदर्श विलयन की में किसी क्या राउल्ट का नियम लिखिए। हाँ दोस्तों, तो किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी दोस्तों कोई भी वाष्पशील पदार्थ है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश यानी दोस्तों मोल अंश की जगह आप मोल प्रभाज भी लिख सकते हो के समानुपाती होता है। दोस्तों आप ये ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों, अगर आपको ये ऊपर लिखा हुआ है तो मैं बोलता हूँ वो भी लिख सकते हो आप। किसी दोस्तों ये इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्पदाब। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, किसी वाष्पशील पदार्थ के लिए कुल वाष्प दाब। दोस्तों किसी कोई भी वाष्पशील पदार्थ उसके लिए कुल वाष्प दाब होता है, उसके किसी वाष्पशील पदार्थ के लिए कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। यानी कि किसी भी वाष्पशील पदार्थ का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के कुल के समानुपाती होता है। कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों क्योंकि थोड़ी बहुत चेंज तो होती रहती है दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, लिख लिया है आपने? अगर नहीं लिखा तो एक बार और बोल देता हूँ। किसी वाष्पशील पदार्थ के लिए वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होता है। दोस्तों अब अपने पास अगला आ रहा है परासरण। परासरण दाब को समझाइए, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। दोस्तों परासरण दाब किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। वह न्यूनतम बाह्य दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होने वाली परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझाता हूँ परासरण दाब किसे कहते हैं। दोस्तों परासरण दाब जैसे कि ये आपने ले लिया, कुछ भी ले लियो आप, यानी ऐसी चीज ले लिया आपने जैसे कि दाक होती है यानी किशमिश वो होती है, तो उसमें जो अगर अपन उसको पूरी रात जल में डुबो कर रखे तो वो सुबह तक फूल जाती है ना, उसी प्रकार से दोस्तों उसके अंदर से जो बाहर की ओर दाब लगता है जो उसको फूलने से रोकता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह न्यूनतम बाह्य दाब, यानी दोस्तों बाहर से दाब लगाया जाता है। और इस ये मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें बाहर से दाब नहीं है दोस्तों। वह न्यूनतम बाह्य दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होने वाली परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपने पास अगला प्रश्न आएगा, ये आ गया दोस्तों अपने पास अगला क्वेश्चन, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। अब दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर ये राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में शायद इस साल नहीं है शायद, अब हो भी सकता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर शायद तक नहीं था ऐसा सुनने में आया था। तो आप पढ़ लेना कभी एग्जाम में आ जाए तो इम्पोर्टेंट ही है। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। समपराशरी समान ताप पर समान परासरण दाब। हाँ दोस्तों,
जब समान ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। है ना दोस्तों, ऐसे विलयन जैसे एक विलयन ये एक विलयन ये, तो समान ताप और समान परासरण दाब लग रहा है तो वो समान समपरासरी विलयन होंगे दोस्तों। दोस्तों जब किसी विलयन का तापमान और परासरण दाब दोनों समान हो जाते हैं तो उस विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। अब अगला आता है अपने पास वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक किसे कहते हैं, क्या है, प्रदर्शित करता है। वान हाफ गुणक वन क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो यह विलय के वियोजन या संयोजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों जो वान हाफ गुणांक होता है ये दर्शाता है कि विलयन वियोजित हो रहा है या संयोजित हो रहा है। वियोजित हो रहा है तो कितना वियोजित हो रहा है, कितना संयोजित हो रहा है, ये दर्शाता है दोस्तों वान हाफ गुणांक। ठीक है, अगला आता है अपने पास मोलंस। मोलंस की परिभाषा कैसे दीजिए, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोलंस कहते हैं। दोस्तों किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंस कहते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे, कब बहुत बार पहली बार पढ़ रहे होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये Na क्या है। तो दोस्तों Na निकालने का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। Na बराबर होता है, 2 मिनट, Na बराबर होता है WA अपॉन में Ma तथा NB बराबर होता है WB अपॉन में NB। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ आई होगी ये दोस्तों मोलंस की परिभाषा। दोस्तों एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोलंस कहते हैं। तो दोस्तों अपने पास अगला आता है अणुसंख्यक गुणधर्म के दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, दोस्तों हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये सब इसी के उदाहरण है। परासरण दाब और क्वथनांक में उन्नयन, ये 4 प्रकार के होते हैं और मैंने चारों बता दिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया था अपना, कहाँ पर आ गया था अपन, यहाँ पर। अब दोस्तों अगला अपना पास क्या आता है, ये हो गया अपना अणुसंख्यक गुणधर्म। दोस्तों अब आते हैं अपने को पीपीएम, यानी दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछ ले कभी आपको तो ये भी ध्यान रखना है, लिख लेना अपनी कॉपी में, पार्ट्स पर मिलियन। जब विलय की मात्रा अत्यंत कम हो, यानी दोस्तों कोई भी विलय है उसकी मात्रा अत्यंत कम हो, यानी दोस्तों जैसे कि अपने एक ड्रम, अपने पास ये 1000 लीटर का ड्रम है, अब उसको में अपन को एक ढक्कन दवा मिलानी है, तो अब इसकी गणना अपन किस परसेंटेज निकालना है या कुछ भी करना है तो उसकी गणना कैसे करेंगे अपन, फिर पार्ट्स पर मिलियन में करनी पड़ेगी, क्यों ना कि अगर अपन निकालने जाएंगे अगर परसेंटेज उसका तो 0.00 कितना भी आ सकता है, तो इसीलिए अपन को उसको पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होगा। तब 10⁶ भाग विलय के उपस्थित विलय के भागों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है तो पूछ भी ले, क्योंकि 2 साल पूछी गई है। दोस्तों आप ये अवश्य याद रखना दोस्तों, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ये दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बताओ, ये पूछ सकता है। तो विलय का द्रव्यमान अपन में विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶, ये दोस्तों अगर ये याद रख लिया आपने और अगर इस डेफिनेशन की जगह ये भी लिख दिया तो भी आपको नंबर मिल सकते हैं। तो विलय का द्रव्यमान अपन में विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका उपयोग उस जगह पे किया जाता है जहाँ की मतलब बहुत छोटी गणना करनी हो अपन को। अब अपने पास आता है प्रतिलोम परासरण क्या है। दोस्तों प्रतिलोम परासरण क्या है, जब विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाता है तब विलायक उस उच्च सांद्रता वाले विलयन के शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होता है, इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी दोस्तों कोई भी परासरण दाब है उससे अधिक अगर अपन उस पर परासरण लगा देंगे, जैसे कि आपकी क्षमता इस ढक्कन को, कोई भी चीज है इसको इधर धकेलने की है थोड़ी बहुत, और इससे और अधिक क्षमता आपको इधर से कोई लगा देगा तो आप पीछे सरक जाओगे, तो इसे ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। समझ रहे हो, जैसे मैं आपने आपको परासरण समझाया था उसी के इसी प्रकार है, जैसे कि परासरण दाब से भी अधिक
विपक्ष से अधिक दाब लग जाएगा, तो वो परासरण क्रिया को रोक देगा तथा उल्टी अंदर जल जाने लगेगा, तो उसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं, जैसे कि हमें बताया गया है। अब अगला आता है अपने पास स्थिर क्वांति मिश्रण। अब अपन समझते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण क्या है। दो या दो से अधिक द्रवों का एक ऐसा मिश्रण जो निश्चित ताप पर बिना संरचना बदले ही एक साथ उबलता है, स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। यानी दोस्तों कोई ऐसा द्रवों का मिश्रण जो निश्चित ताप पर, यानी दोस्तों उसका तापमान ऐसे होता है और वो संरचना बदले बिना ही उबलता है। दोस्तों संरचना बिना बदले बदले बिना ही तो उबलेगा, तो उसे ही स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है अपने पास, अब अपने पास अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15, विलयन की परिभाषा दे दी है। दोस्तों विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिन्हें उनके घटक पदार्थ की तुलना में विस्तृत सीमा तक किसी एक अवस्था या अवस्थाओं में एक दूसरे में मिलाया जाता है। यानी दोस्तों आप इतनी फालतू बात मत लिखना, या तो फालतू दे दिया इसने, आप लिखना दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। दोस्तों ये यहाँ तक है ना, को ही विलयन कहते हैं। बस इतना, ये आगे जो जितने भी फालतू बात लिख रखी है ना, ये मत लिखना आप, ये जितनी भी है ना ये मत लिखना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दोस्तों इतनी ही परिभाषा लिखनी है अपन को, क्योंकि एक नंबर का यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन, तथा ये ज्यादा नंबर में पूछेगा भी नहीं दोस्तों। अब अगला आता है अपने पास, और दोस्तों अगर आप पेज भरोगे तो कितना भी भर सकते हो दोस्तों, आप कितना भी लिखोगे कभी सफिशियंट नहीं है, तथा आप कम से कम लिखो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम से कम लिखना होता है, क्योंकि इसमें कम से कम लिखने पे ही ज्यादा नंबर मिलते हैं। या आप ये सामाजिक विज्ञान या दोस्तों ये हिस्ट्री पॉलिटी यार ये नहीं है जो इसमें आप फाको मन से कि दोस्तों क्या हुआ था ना क्या नहीं हुआ था ना, वो इतनी इसमें ये नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला आता है अपने पास विलय और विलायक में अंतर। दोस्तों विलय और विलायक में क्या अंतर होता है? जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है होकर दूसरे पदार्थ में घुलता है वह विलय कहलाता है, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होकर विलय को घोलता है वह विलायक कहलाता है। दोस्तों ये सब फालतू बातें हैं, ये याद तो रखनी है आपको, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ किसे कहते हैं। दोस्तों कोई विलयन है अपने पास, और दोस्तों इसमें जो कम मात्रा में होगा, दोस्तों छोटा शब्द कौन सा लग रहा है आपको? विलय, तो कम मात्रा में होगा वो विलय, और बड़ा शब्द है विलायक, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक ना। दोस्तों किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलय कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। और विलय और विलायक दोनों मिल जाएंगे तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों विलय को विलायक में घोला जाता है, यानी दोस्तों जल को नमक में घोलोगे, नमक में जल थोड़ी घोलोगे क्या, उसी प्रकार से। दोस्तों उल्टा बोल दिया हो कुछ भी तो हो सकता है। दोस्तों आप जल में नमक घोलोगे, नमक के अंदर जल थोड़ी घोलोगे, वो बोलना चाहता था मैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं दोस्तों? दोस्तों विलयन अपने पास दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर अधिक मात्रा में विलय को घोलने वाला विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा विलयन जो विलय, जो मतलब कोई विलयन है अपने पास, जैसे ये विलायक है, ये है अपना विलायक। अब इसके अंदर अपने देख सकते हैं कि छोटे छोटे, ये जैसे इतना तो भर जाता है, तो जैसे कि अपन जल के अंदर अपन नमक घोलते तो वो क्या मात्रा थोड़ी बढ़ती है जल की, जल उतना ही रहता है, तो वो कहाँ चला जाता है, जो जल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर समाहित हो जाता है दोस्तों। तो जो अधिक मात्रा में समाहित कर सकते हैं, यानी दोस्तों उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या लिख रखा है यहाँ पर? निश्चित ताप पर अधिक मात्रा में विलय को घोलने वाला विलयन, यानी दोस्तों जो अधिक मात्रा में विलय को घोल सकता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और दोस्तों ऐसा विलयन जो अधिक मात्रा में नहीं घोल सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन में अंतर। दोस्तों अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया कि असंतृप्त विलयन कैसे कहते हैं, तो निश्चित ताप पर अधिक मात्रा में विलय को घोलने वाला नहीं होता है, यानी तो नहीं घोलने वाला विलयन, यानी कि मतलब ये अच्छी तरीके से घोल सकता है तो तब वो अच्छी तरीके से नहीं घोल सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब ये अगली आया संतृप्त और असंतृप्त विलयन में अंतर।
संतृप्त विलयन में क्या लिख रहा है, संतृप्त विलयन में दो विलय घुल सकता है और विलय घुल सकता है। यहाँ दोस्तों संतृप्त विलयन होता है, इसमें और अधिक विलय घोल सकता है। दोस्तों अपने ने विलय में जल घोल दिया तो उसमें और अधिक विलय घोल सकते हैं अपन। अति सूक्ष्म विलयन में सामान्य परिस्थिति में भी और भी विलय घुल नहीं सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको काट देना क्योंकि अपने सिलेबस में है भी नहीं, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये संतृप्त विलयन तो है अपने सिलेबस में, ये अति संतृप्त है ना, ये नहीं है। अब क्या पता ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में हो, पर राजस्थान बोर्ड यानी कि मैं हूँ आरबीएससी से, हमारे सिलेबस में तो नहीं है दोस्तों। और ये मैंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अति संतृप्त क्या लिख रखा है ये मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। अब दोस्तों अगला आता है अपने पास, ये अति संतृप्त दोस्तों ये नहीं है हमारे। विलयन की सांद्रता के प्रकारों के नाम लिखिए। यानी दोस्तों विलयन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है? दोस्तों विलयन की सांद्रता प्रतितना, मोलरता, अंश मोलरता, दोस्तों और भी प्रकार के, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, दोस्तों मोल प्रभाज, हाँ दोस्तों मोल अंश में आ गया मोल प्रभाज। ये सब दोस्तों विलयन की सांद्रता के प्रकार होते हैं दोस्तों। ये इतने प्रकार नहीं होते हैं, पर ये इसने कुछ लिखे हैं, कुछ अपने मतलब अपने हिसाब से अपन को जो याद हो वो लिख दो। ठीक है, अब आप ये भी लिख सकते हो। और आप दोस्तों ये थोड़ा ये प्रश्नता ये अच्छा नहीं है, इसकी जगह लिख देना आप आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास अगला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोस्तों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? किसी विलयन में वाष्प दाब का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कमी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी दोस्तों किसी कोई भी विलयन है अपने पास, मान लो कि ये विलयन है, अब अपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो सही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये परिभाषा जो भी लिखी हो आप लिखना। जब किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो शुद्ध पदार्थ की तुलना में उस पदार्थ का वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है। ये भी सही लिख रखा है दोस्तों, किसी विलयन के वाष्प दाब का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कमी। दोस्तों किसी विलयन के वाष्प दाब का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, दोस्तों शुद्ध विलायक है कोई, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, अब उसका वाष्प दाब है। जैसे कि अपने पास जल है, अब इसका जो वाष्प दाब है, अगर इसमें अपने ने इसमें नमक मिला दिया और इसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ गई है तो ये उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और उसका सूत्र क्या है अपने पास? ये है अपने पास सूत्र, अरे दोस्तों क्या हो गया ये अपने पास फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी नॉट बराबर एक्स बी। दोस्तों पी नॉट बी माइनस पी और पी नॉट बी अपॉन में बराबर एक्स बी लिख सकते हो दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, यानी कि पी नॉट है ना, इसके आगे एक्स बी भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी, क्योंकि अपने एक्स है तो अपना अशुद्ध हो जाएगा, यानी दोस्तों वो तो गिना ही नहीं जाएगा इसमें, इसीलिए दोस्तों। अब अगला आता है अपने पास 21वां, क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा दीजिए दोस्तों। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? दोस्तों ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सिर्फ वो एक प्रश्न यूपी में पूछा गया होगा पहले तो वो आ गया है दोस्तों अपने। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? विलयन में क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। दोस्तों जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है और एक
अपन ने जल जो विलायक होता है उसमें कुछ मिलावट कर दी और जो विलयन बना है उसके क्वथनांक में जो अंतर होता है दोस्तों, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है। हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक और शुद्ध विलायक के हिमांक में के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। दोस्तों कोई विलयन है उसका हिमांक और उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी अपन ने, दोस्तों कोई विलायक है उसका हिमांक, तो उसमें कुछ अशुद्धि मिला के अपन ने विलयन बना दिया, उसके हिमांक में जो अंतर आता है उसको ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब दोस्तों परासरण दाब का सूत्र लिखिए। दोस्तों आर बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। दोस्तों दोस्तों पाई की जगह पी भी लिख सकते हो दोस्तों, परासरण दाब को पी से भी दर्शाया जाता है और आर ये पाई से भी दर्शाया जाता है। ठीक है। मोलरता किसे, मोलरता और मोलता में अंतर लिखिए। दोस्तों मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है? मोलरता आयतन पर आधारित होता है तथा मोललता द्रव्यमान पर आधारित होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है दोस्तों। अब अगला क्या अपना हाई हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक विलयन में आप संक्षेप में अंतर लिखिए। दोस्तों संक्षेप में 1 नंबर का तो प्रश्न है, उसमें संक्षेप में क्या लिखेंगे अपन? हाइपरटोनिक या दोस्तों पराशरण दाब अधिक होता है। हाइपरटोनिक जो होता है इसका पराशरण दाब जो होता है वो अधिक होता है। हाइपोटोनिक्स का पराशरण दाब कम होता है और आइसोटोनिक का पराशरण दाब समान होता है दोस्तों। यानी दोस्तों जो पराशरण दाब होता है वो आइसोटोनिक होता है ना, उसका पराशरण दाब समान होता है दोस्तों, यहाँ ज्यादा होता है ना कम होता है। हाइपोटोनिक्स का पराशरण दाब है ना वो अधिक होता है और हाइपोटोनिक्स का पराशरण दाब है ना वो कम होता है। ठीक है। अब अपना पास अगला आता है जल के शोधन में प्रतिलोम पराशरण की क्या उपयोगिता है। यानी दोस्तों जल का शोधन है उसमें प्रतिलोम पराशरण क्या ये उपयोगिता है। तो आरओ विधि से जल में घुले लवण तथा शुद्धिया, रुको दोस्तों 2 मिनट, क्या आ रहा है सामने? क्या है दोस्तों अपने पास परत जल में शोधन में प्रतिलोम पराशरण की क्या उपयोगिता है। यानी दोस्तों कोई जल है उसके शोधन में जल प्रतिलोम पराशरण की क्या उपयोगिता है। यानी दोस्तों जल का शोधन यानी कि दोस्तों समुद्र से नमक निकाला उसमें, अब उसको अपन को नमक में से जल में से नमक को अलग करना है, उसमें अपना प्रतिलोम पराशरण उपयोग में आता है दोस्तों। तो उसमें प्रतिलोम पराशरण क्या उपयोगिता है? तो आरओ विधि से, आरओ है दोस्तों अपने घर पर आरओ लगाया जाता है ना, आरओ विधि से जल में घुले लवण तथा अशुद्धियां हटा दी जाती है जिससे शुद्ध जल प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें जो आरओ होता है अपने घर पर उसमें प्रतिलोम पराशरण का एक यंत्र या कुछ लगा होता होगा, तो उससे ये काम करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। अब अगला आता है अपने पास वान ठाप समीकरण दीजिए। वान ठाप समीकरण कैसे करते हैं? तो ये अपने जहां आई वान ठाप गुणांक है दोस्तों, आई का मान क्या होता है? आई वान ठाप गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं और पाई बराबर दोस्तों क्या होता है? दोस्तों पराशरण दाब के लिए देना है, इसीलिए अपन को अगर वान ठाप गुणांक कहता है तो आई आता है सिर्फ दोस्तों, और पराशरण दाब के लिए बोला है तो पाई बराबर आई सी आर टी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों किसी भी चीज का पूछे आपको, अगर वान ठाप और उस चीज का नाम दे दिया, जैसे पराशरण का नाम दे दिया है तो आई लगाकर उस जो मूल सूत्र है वो लिख दो, ऐसे ही सब में करना है दोस्तों। अब अगला आता है अपने पास मोल अंश के 2 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। दोस्तों मोल अंश जो होता है यानी दोस्तों मोल प्रभार, उसके 2 महत्वपूर्ण गुण लिखने हैं। सभी मोल अंशों का योग 1 होता है। यानी दोस्तों कोई भी मोल अंश है, जैसे कि अपन ने 2 मोल अंश ले लिए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने 4-5 मोल अंश ले लिए तो उन सबका योग 1 होगा। इसी प्रकार से होता है मोल अंश विमाहित, क्या है दोस्तों विमारित, मोल अंश विमारित संख्या होती है, यानी दोस्तों विमाहीन होगा दोस्तों, तो मोल अंश की विमा नहीं होती, ये लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।